डॉल्फिन फुटवियर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वोकोन रखे सब कंट्रोल में। गुड इवनिंग व्यूअर्स, फेस मीडिया में आपका स्वागत है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम हर बार की तरह एक नई शख्सियत को आपसे रूबरू कराते हैं, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में हैं अनुभूति योगा ट्रस्ट के सह संस्थापक शफीक अंसार। और ये बात करेंगे योगा, क्योंकि योगा बहुत ट्रेंड होता जा रहा है, क्योंकि जब से पैंडेमिक हुआ, ये वैश्विक महामारी हुई है, इसके चलते लोगों में एक ट्रेंड सा बन गया है, एक इंटीग्रल पार्ट हो गया लाइफ का। तो आज बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे योग को लेकर। तो सबसे पहले आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो जो सबसे पहले बताएं कि जो यात्रा है, जो योगा यात्रा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ और कैसे शुरू हुई? सर तकरीबन मैं 15 साल का था और मैं अपने दादाजी को देखता था। मैं तो दादाजी मेरे बहुत अच्छा योगा करते थे, तो मैं उनसे थोड़ा वो इन्फ्लुएंस हुआ कि मुझे योगा करना चाहिए। और एक जो फिटनेस जिसे कहते हैं, मेरे को फिट रहना बड़ा अच्छा लगता था, और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, फिट रहे और बॉडी डिटॉक्सीफाई हो। तो उस तरह से मेरी यात्रा वहाँ से स्टार्ट हुई। और 10th क्लास में बच्चा 15 साल का तकरीबन होता है, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो अब जैसे योग गुरु हैं, एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, और एक नाम है जो शफीक अंसार, और ऐसा माना जाता है कि जब हम योग में आते हैं तो वही जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसको लेके कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई शुरू में? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेसिकली योग का किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो किसी भी धर्म का होगा योगा कर सकता है। योग एक जीवन जीने की कला है, और जीना सब चाहते हैं। योग की स्टार्टिंग सांस लेने से होती है, सांस सब लेते हैं, सबको फिट रहने का अधिकार है। हाँ, एक बार मैं स्वामी रामदेव जी के वहाँ गया था। हाँ, ये इसको गलत नहीं कहेंगे हम कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मुस्लिम समाज योगा नहीं करते, लोग क्वेश्चन करते हैं। तो फिर ये कि हमें समझाना पड़ता है कि मुस्लिम समाज हमेशा से योगा करता आ रहा है। तो यही बात वहाँ भी जब हुई थी, तो वहाँ मैं एज ए एक्टिव मेंबर था मैं, तो मेरे से पूछा गया, तो मैंने कहा कि आप किसी को नमाज पढ़ते हुए किसी मुस्लिम को देखिए तो वो क्या है। योगा में इबादत, मेडिटेशन और आसन दोनों हैं। और हम जब नमाज ऑफ़र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो वो साइंटिफिक योगा है। उसमें आसन की बहुत सारी पोज हैं, और वो पोज जिससे हम बिल्कुल फिट रह सकें और बॉडी डिटॉक्सीफाई हो सके। अच्छा, एक चीज़ देखिए, जब मुस्लिम योगा करते हैं तो उसका बहुत बड़ा एक राजनीतिकरण हो जाता है। इसका एक सियासी लोग इसमें कूद पड़ते हैं, क्योंकि जैसे ओम का उच्चारण है, या गायत्री मंत्र का उच्चारण है, इसको लेके भी बहुत सारे जो लोग हैं, जो खासतौर से फेनेटिक हैं, जो बहुत ज़्यादा कट्टरवादिता में हैं, तो उन लोगों का बड़ा ऑब्जेक्शन रहता है इसको। एग्जैक्टली। तो ऐसा कभी रहा? तो सर हम पूरा समाज में 100% लोग हैं सपोज, तो हम 5% लोगों को देखेंगे, 95% लोगों को देखेंगे। तो ये हर समाज में ऐसा होता है। बट ये है कि हमें उनको समझाना और समझना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि क्या फ़ायदे हैं। जब तक हम उनको फ़ायदे नहीं बताएंगे तब तक वो नहीं समझेंगे। मतलब आपका मानना है कि मतलब योगा का किसी मजहब से, किसी उससे ताल्लुक़ नहीं है? कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि योगा किस तरीके से किया जाता है। इसके लिए क्या इंस्ट्रक्टर की, इसके योग गुरु की ज़रूरत होती है, या देख के भी करा जा सकता है ऑनलाइन वगैरह, ऐसा भी है कुछ? सर योगा के लिए हमेशा एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है, कि वो योगाचार्य की ज़रूरत पड़ती है, योग गुरु की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज क्योंकि अगर हम देख के करते हैं वहाँ भी, तो अगर ऑनलाइन भी करते हैं तो वहाँ भी एक ट्रेनर क्लास ले रहे होते हैं, और आपकी हर मूवमेंट पे वॉच रहती है, और अगर जहाँ भी आप मिस्टेक करते हैं तो बताते हैं। तो विदाउट किसी के एब्सेंस में योगा नहीं किया जा सकती। आपको अंडर सुपरविज़न करना चाहिए। जिसके मेरिट हैं उसके डिमेरिट भी होते हैं। सपोज कोई पोज कर रहे हैं, हम शीर्षासन ही कर रहे हैं, तो शीर्षासन में इसलिए कि मास्टर आसन होता है, और वो सर के बल होता है। और अगर टेक्निक नहीं यूज़ करते हैं तो आपके नेक में मोच भी आ सकती है। तो अंडर सुपरविजन करना बेस्ट रहेगा। जी जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अंडर सुपरविजन मस्ट है, और जब तक आपको ज्ञान ना हो तो ना करें। अच्छा, ये बताएं, जैसे एक्वा, जो एक्वा आजकल चल रहा है, एक्वा के साथ पार योगा, एक्वा योगा, ये बहुत ट्रेंड में है आजकल। इसका क्या मतलब है, इससे क्या समझें? सर थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते हैं। बट अब आ जाते हैं हम पावर योगा पे। पावर योगा जो है, ये कहते हैं जिम्नेजियम, वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह। आज यूथ जो है पावर योगा के पीछे दीवाना है, बिकॉज उसमें यूथ क्या चाहता है, बॉडी टोन हो, मैक्सिमम स्वेटिंग हो, आपका वेट लॉस हो। तो पावर योगा वेट लॉस करता है, मैक्सिमम स्वेटिंग करता है, टोन करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। और तो
पावर योगा वेरिएशन है, जो जैसे ना वर्जन चेंज होते हैं, अपडेट। तो योगा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा ट्रेडिशनल योगा, उसको अपडेट किया गया है। अच्छा, योगा जैसे हम स्काइप पे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं वगैरह, लेकिन जो जिम्नेजियम है, जिम है, वो नहीं हो सकता है। वो नहीं हो सकता वो है। नहीं हो सकता, उसके लिए आपको वेट्स चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रेनर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ। तो अब चूंकि ट्रेंड बहुत बढ़ गया है इसका, ऑनलाइन भी हो सकता है, तो ऑनलाइन इतना इफेक्टिव होता है जितना कि हम साथ लेके कर सकते हैं? थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या है, हम सामने, ट्रेनर सामने है आपको, और अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो आपको बाकायदा आपके सामने आके बता सकता है। बट ऑनलाइन में क्या होता है कि हाँ, ट्रेनर आपसे दूर है बट ऑनलाइन है, तो वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे सकता है आपको, कमांड दे सकता है, तो आपको करना होता है। अब वहाँ अगर थोड़ा सा ही मिस्टेक होती है तो वो ऑफलाइन वाला मज़ा नहीं आता उसमें। बट ये कि ना करने से कुछ हाँ ही अच्छा है। अगर फिटनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं, फिटनेस वर्ल्ड की बात करते हैं, तो इसमें 2 सेगमेंट आते हैं। एक सेगमेंट जो है जो जिम्स हैं, यस, और दूसरा है योगा। तो जिम्स में जैसे होता है कि वॉल्यूम चाहिए, बॉडी बहुत चिजल चाहिए, बहुत स्कल्प्टेड चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अब जो इसमें दोनों में क्या फ़र्क है? क्या उससे हम योगा करके भी बॉडी बना सकते हैं जैसे कि हम जिम में बनाते हैं? ये कहना बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है इसमें। हम योगा में जितनी भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आसन करते हैं, वो ब्रीथ पे डिपेंड होता है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। बट जिम में इतना फोकस नहीं किया जाता इनहेलिंग एक्सहेलिंग पे, सांसों पे ध्यान नहीं जाता है। योगा से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। जिम से और हमने देखा गया है, जिम जितने भी करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो वो उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं मिलेगी, वो बल्कि मिलेंगे, अच्छा टोन तो मिलेगा, बट इंटरनल जो बूस्टअप होते हैं वो नहीं होते हैं। योगा इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को ही फिट करता है, आपकी बॉडी को, पूरी ओवरऑल बॉडी को डिटॉक्सीफाई भी करता है। बॉडी का जो अब वेट लॉस पे आते हैं, तो जिम में वेट लॉस आप ट्रेडमिल से करते हैं, कार्डियो कर लेंगे, जिम लॉस हो जाएगा। बट योगा आपको बॉडी को बैलेंस कर देता है। योगा में अगर एक्सेस वेट है उसको कम कर देगा, और कम वेट है तो उसको भी बढ़ा देगा। राइट। अच्छा, अब जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, बॉम्बे है, तो यहाँ जो लाइफ है बहुत एक मैकेनिक हो गई है, मशीन वाली लाइफ हो गई है, भाग दौड़ है, स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंशन हमेशा रहती है। तो योगा किस तरह से उस टेंशन को, उसका निवारण करता है, किस तरह से उसका निदान करता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। योगा जो है, जो फिजिकल एंड मेंटल दोनों को बैलेंस बनाता है। एक लाइन बोलना चाहूँगा मैं आपसे, योगा कीप्स फिजिकली मेंटली स्पेशली फिट। और आज हम देख रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में जो कोरोना महामारी फैल चुकी है, इसमें योगा कितना हेल्प कर रहा है। योगा अगर हम करते हैं तो कोरोना से फाइट कर सकते हैं। योगा आपको आज के टाइम में आज इन देश में देखें तो आप फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं अमूमन सब। तो योगा एक ऐसा निकल के आया है कि अगर योगा करते हैं तो आप फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट हो जाते हैं। कितना वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेडलाइन पे काम करना पड़ता है। आज के जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें बहुत बड़ा एक होता है कि डेडलाइन पे काम करना है, ठीक है। मीडिया है तो उसमें स्टोरी ब्रेक करना है, कोई एक्सक्लूसिव करना है। अगर कोई कॉर्पोरेट है तो उसके अंदर एक डेडलाइन करना है, एक टारगेट होता है। तो उसके चलते एक मेंटल प्रेशर जो है बिल्ड होता रहता है। तो उसके लिए वक्त कितना निकाल सकते हैं जिससे, और कौन कौन सी एक्सरसाइज है ये बता दें थोड़ा सा, कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिससे कि वो एक डिस्ट्रेस कर दे, उसको डिस्पेल कर दे उस स्ट्रेस को, और जो अंदर के जो टॉक्सिन्स हो गए उसको डिटॉक्सिफाई कर। योगा बेसिकली पर्सन टू पर्सन अलग, ग्रुप वाइज अलग अलग वेरी करता है। आप 15 मिनट से लेकर आप 1 आवर डेली कर सकते हैं किसी वक्त, बट यू शुड बी एम्प्टी स्टमक। वो पहले हुआ करता था कि योगा मॉर्निंग में करना है, बट ऐसा नहीं है। अब हम लोग वर्क रात को भी तो करते हैं, डे नाइट पूरा कर रहे हैं वर्क, तो कॉर्पोरेट आ गया है हमारा, तो हम किसी वक्त योगा कर सकते हैं, बट एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। बट अब जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में आ जाइए, कॉर्पोरेट सेक्टर में उनका फिजिकली जो है डाउन हो रखे होते हैं, डिप्रेशन हो रही होती है हमारी, उनकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो चुकी होती है। तो वहाँ जैसे चेयर योगा है, हम लोग जैसे कॉर्पोरेट में सेशन लेते हैं, तो वहाँ सबसे बेस्ट रहता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज और चेयर योगा। जॉइंट मूवमेंट करवा दें, चेयर पे बैठे बैठे आप योगा कर सकते हैं, तो वो बेस्ट रहता है। अगर 15 मिनट से अगर आधे घंटे का उनका सेशन लेते हैं, उनके लिए इनफ होता है, उनको फिजिकली और मेंटली दोनों ही रिलैक्स करवा देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम विपाशना की बात करते हैं जी, जिससे हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती है जी, या ध्यान की बात करते हैं, तो इसकी क्या किस तरीका इसका वो होता है, क्या प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से करना चाहिए, इसकी भी कोई एक पाठ्यक्रम है कोई? ऑफ कोर्स
आज का विपासना बहुत चल रहा है और लोग अक्सर करते भी हैं। विपासना जो है मेडिटेशन है और इसमें क्या होता है, ध्यान लगाना होता है, एक वाइड से अपने आप पे ध्यान लगाना होता है, अपने आप को जानना कि मैं क्या हूँ। कोई वाइड स्पेक्ट्रम पे लेके उसको तो जी नैरो करके, और जैसे सपोज अपनी बॉडी को जानना, अपनी सांसों पे ध्यान लगाना, अपनी बॉडी पे कि हम शांत रह के सहज शांत शिथिल बॉडी करके अपने आप पे फोकस करते हैं, अपनी सांसों पे, अपने बॉडी के पूरे पार्ट्स पर। और ये करने से क्या होता है कि हम अपनी हमारी जो इनर जो विलिंग है, हमारी इम्यून सिस्टम है, बूस्टअप हो जाता है, हम कूल डाउन जाते हैं और एक पॉइंट पे हम फोकस ले आते हैं, अपने आप को पूरे शून्य पे ले आते हैं। तो अमूमन कितना, अगर देखा जाए तो कितना करना चाहिए प्राय जो मेडिटेशन है, जो इसका जो मेडिटेशन करते हैं या उसका जैसे कहते हैं ध्यान लगा देना ध्यान, उसमें, तो कितना वक्त होता है और कब तक उसके अंदर एकाग्रता बन जाती है? क्योंकि लोग नहीं कर पाते शुरू में जी, तो माइंड बड़ा विचलित रहता है और करना भी चाहते हैं तो वहाँ फोकस नहीं हो पाता, ऐसा सुनने में आता है, लोग कहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो हम विपासना या मेडिटेशन सिर्फ लेके चलते हैं, मेडिटेशन अगर सपोज हमारे लेग्स पेन है तो क्या मेडिटेशन में ध्यान लगेगा? पहले फिजिकली फिर मेंटली। मेडिटेशन डिस्पेल एविल एंड नेगेटिव थॉट। तो हमें मेडिटेशन में क्या होता है, अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना पड़ता है, अपने नेगेटिव जो थॉट्स हैं जो दिमाग में चल रही हैं उनको सबको कंट्रोल करना पड़ता है। तो अपने सबसे पहले फिजिकल बिल्कुल ठीक होके अपने आप को शांत करके और एक एकांत में जाके वो अपने आप से बातें करनी होती हैं और अपने आप को जानना। भाई आप स्टिल रख के हलचल, अपनी बॉडी के अंदर जो हलचल है उसको ख़त्म कर देना है। तो मतलब 2-3 मिनट का अगर ध्यान करते हैं तो बॉडी पूरा रिजुविनेट रिवाइव हो जाता है उससे? सर कम से कम वैसे तो कहा गया है कि 15 मिनट तो करना चाहिए एटलीस्ट मेडिटेशन, 15 मिनट से 1 घंटा, बट इतनी स्टार्टिंग में होता नहीं है। तो थोड़ी सी देर के लिए जैसे आप ओम चैंटिंग हो गया, ब्राह्मरी हो गया, जैसे ऑल पार्ट ऑफ मेडिटेशन, या सांसों पे ध्यान, इनहेलिंग एक्सहेलिंग पे ध्यान दें अपने, तो ये सब मेडिटेशन के पार्ट हैं। आप तो स्टार्टिंग आप 10-15 मिनट स्टार्ट कीजिए और 1-1 घंटे तक ले जाते हैं। ऐसा होता है। अच्छा शफीक, बात करते हैं जो वैश्विक महामारी है जिसने पूरे दुनिया को हिला रखा है, वो देश की बात करते हैं तो जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, हर रोज़ 2-4 होना पड़ता है और बहुत सारे लोग इसके शिकार भी हो गए हैं। कहा जाता है कि इसमें जो लंग्स हैं, जो आपका पल्मोनरी डिजीज़ होती है, जो लंग्स की होती है, या वो या मधुमेह है जिसको डायबिटीज़ है, वो बहुत जल्दी इसके शिकार बन जाते हैं। लेकिन पहले कुछ मिथ ऐसे भी आया था कि जो 60 के प्लस हैं, जो 60 साल से बड़े लोग हैं, उनको ये बीमारी बड़े आराम से घेर लेती है। तो इसमें जो माना जाता है, मोटा मोटी जो मैं जान पा रहा हूँ, इसमें ये माना जाता है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अगर बहुत अच्छी होती है तो हो सकता है इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। तो योगा इसमें कैसे हेल्प करता है और इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? सर आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे। जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज की इम्यून सिस्टम डाउन होती है क्योंकि उनकी देखिए आप सांस छोटी छोटी सांसें हो जाती है, डीप ब्रीथ नहीं हो पाती है। और जैसे आपका डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कोई अपने आप ही बीमारी नहीं है, हम योगा वाले कोई बीमारी नहीं मानते हैं, बट इससे और बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। तो डायबिटीज़ क्या है, हमारी जो हमने इनटेक किया है, ठीक है, अगर ग्लूकोज मतलब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता तो आपको इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो हम उस पर वर्क करते हैं। बट हम कोरोना महामारी जो पूरा विश्व इससे ग्रस्त है और हमारा देश भी अछूता नहीं है, तो इसके लिए योगा में बहुत अच्छा है कि कोरोना से हमारे इम्यून सिस्टम डाउन होता है फर्स्ट, दूसरा हमारा लंग्स के पोरे हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और थर्ड है हमारा डाइजेशन सिस्टम। योगा से हम तीनों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है इसके लिए। मैं जानना चाहूँगा वो कौन कौन सी योगा है और कौन से प्राणायाम है जिससे हम अपने आप को, हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? मैं एक छोटा सा एक प्रोटोकॉल बता देता हूँ और अपने सारे व्यूअर्स के लिए आप लोग सब करना चाहिए आप लोगों को। भस्त्रिका, वो किस तरह से किया है, थोड़ा बता दीजिए। मैं भस्त्रिका बता देता हूँ, बहुत अच्छी टेक्निक है उसकी। आप नीचे बैठ सकते हैं क्रॉस लेग करके वज्रासन में, या चेयर पे बैठ सकते हैं। चेयर पे बैठने बहुत अच्छी बात है। अब ये तो है नहीं कि हम हर जगह हम नीचे बैठेंगे, आराम से सुबह उठें और इनहेलिंग लंग्स, देखिए जब इनहेलिंग हाथ अप किए हमने हैंड, तो लंग्स इनहेलिंग हुए, लंग्स मैक्स में एक्सपैंड हो गए, राइट, ऑक्सीजन, और एक्सहेलिंग पोल खुले। एक इसी ये हमारी भस्त्रिका हो गई। भस्त्रिका ये भी स्टाइल होता है, इट मीन्स की फोकस हमारा लंग्स पर है। और कोरोना में क्या होता है कि हमारे लंग्स चोक हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम लंग्स की और भी ब्रीथ की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे लंग्स इनहेलिंग एक्सहेलिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, इनहेलिंग एक्सहेलिंग,
लंग्स की ब्रीथ की एक्सरसाइज। सेकेंड इसके साथ साथ जैसे बात करते हैं कपालभाति की या अनुलोम विलोम की, ये भी कहीं सहायक है चीज़ के लिए? ऑफ कोर्स कोरोना जो है हमारे, मैंने कहा था इम्यून सिस्टम, लंग्स और डाइजेशन, ये हमने लंग्स की बात करी थी, लंग्स ऐसे सुबह सुबह खोल लिए हमने, अब अच्छी सी इनहेलिंग एक्सहेलिंग हो रही है, तो डाइजेशन की बात आ रही है, डाइजेशन कपालभाति बेस्ट है। तो इसलिए एक प्रोटोकॉल बन जाता है कि आपका लंग्स के लिए करने भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम करो। अब कपालभाति का इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमारा डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होगी। तो कपालभाति के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, वैसे हम नीचे बैठ के ही करते हैं, एक रूल जो है बेसिक ये है कि हम नीचे बैठ के करें और स्पाइन सीधी करके नाक से ओनली एक्सहेलिंग करना है और नेवल से जैसे हैमर स्ट्रोक मारता है ना, सेम वैसे लगेगा। आइज क्लोज करके आपने देखिए कि मतलब एक्सहेलिंग किया हमने, जैसे हमने एक्सहेलिंग किया तो हाँ, तो ये पूरा सिस्टम जो हमारा एक्टिव हुआ और डिटॉक्सिफिकेशन हो गई हमारी। अच्छा, ये नेवल से करना होगा? जी नेवल से ही होता है, क्योंकि कभी कभी लोग जैसे ब्रीदिंग करते हैं, लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं, चेस्ट में ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं वो, तो वहाँ से नहीं होना चाहिए, नेवल से? नेवल दोनों चीज़ अलग है, मतलब एब्डोमेन होना चाहिए। एब्डोमेन होना चाहिए। मैंने लंग्स का पहले बताया आपको, फिर एब्डोमेन बताया, डाइजेशन इंप्रूव हुआ, अब आते हैं इम्यून सिस्टम पे। इससे हमारे इन दोनों से भी इम्यून सिस्टम बढ़ता है, बट इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने के लिए अनुलोम विलोम है। आप साथ में अगर अनुलोम विलोम ऐड कर देते हैं तो आपको देखिए ऑक्सीजन, अगर जब आपकी बॉडी की बेसिक इकाई का बेसिक यूनिट क्या है, सेल, ऑक्सीजन ब्लड के साथ साथ वहाँ पहुँच जाती है बेसिक इकाई पे, रिजुनेट कर देती है, तो आपका इम्यून सिस्टम अपने आप बूस्टअप होगा। और कोरोना महामारी में क्या होता है, हम टेम्परेचर भी चेक करते हैं, तो जब उसमें देखते हैं कि जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये जो लंग्स हैं वो काम नहीं करते हैं, वो फेलियर हो जाता है, तो उसमें मौत हो जाती है। एग्जैक्टली, उसमें मतलब जो विक्टिम है वो मतलब मृत्यु हो जाती है उसकी। ऑक्सीजन तो उसको उस ऑक्सीजन लेवल पे लोग ऐसे भी करते हैं कि सांस रोकते हैं लंबी लंबी, जैसे सुनने में आया कि अगर 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स अगर सांस रोकते तो ऐसा माना जाता है, वो उसको प्रमाण देता है कि उसको कोरोना नहीं हो सकता है। क्या ऐसा भी है? एग्जैक्टली। लंग्स, अभी मैंने लंग्स की ब्रीथ की एक्सरसाइज बताई है, लंग्स की ब्रीथ वो उसी लिए कि आपके पोर नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पर्सन है उसका 1/3 पार्ट वो एक्टिव होता है लंग्स का, और अराउंड 3/4 पार्ट जो है एक्टिव नहीं होता है। अगर पूरा देखा जाए सारा का सारा जो ये जो प्रकरण है, अगर इसमें आपके लंग्स बहुत अच्छे हैं तो आपको ये कोरोना छू एग्जैक्टली, लंग्स अच्छे हों आपके, इम्यून सिस्टम और आपका डाइजेशन। तो और आप ये देखिए कि जो योगा करने वाले हैं, अच्छा, 2-4 योगा जो मतलब हर कोई कर सकता है और करना भी चाहिए, जिंदगी का एक हिस्सा बनना चाहिए, वो कौन से योगा हैं जो मेन है और बताना चाहिए? सबको एक तो जॉइंट की पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? जैसे नेक मूवमेंट हो गई हमारी, शोल्डर मूवमेंट हो गई, जैसा जॉइंट है वैसे ही काम करना है। शोल्डर मूवमेंट हो गई, वेस्ट की हो गई, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, साइड डाउन, और आपका नीज की हो गई, ये फीट की हो गई। ये तो आपकी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो करनी ही है, जॉइंट फिट रहेंगे आपके। लेकिन जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम उनके लिए दिक्कत हो जाती है। नहीं, अर्थराइटिस वालों के लिए स्पेशल है जॉइंट। अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे जॉइंट पकड़ते हैं, और जॉइंट अगर स्टिफ हो जाते हैं, जॉइंट में पेन होता है, तो अगर आप जॉइंट की मूवमेंट, सपोज अर्थराइटिस वाले जो है उनके फिंगर्स यहाँ पेन होने लग जाता है, पूरे हाथों में पेन होने लग जाता है, तो अगर हम फिंगर्स की ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी जॉइंट, इनके ये पूरे जॉइंट्स कवर हो जाएंगे। जॉइंट मूवमेंट देनी है, रिस्ट हो गई, राइट, नीज की है तो नीज करनी है ये। और उसके साथ साथ मैं आपको सभी को बोलूँगा जो यंगस्टर हैं, अगर ओल्ड एज नहीं है उनकी, तो सूर्य नमस्कार बेस्ट है। अपने योगा के सेशन में सूर्य नमस्कार लेके आइए। हाँ, सूर्य नमस्कार अपने आप में एक कार्डियो है, बेस्ट कार्डियो है, वो बेस्ट है। उसमें आपको बॉडी बैलेंस होती है, वेट डाउन होता है, टोन होती है, आपके लंग्स ओपन हो जाते हैं, हार्ट ओपन होता है, डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब ओवरऑल फिटनेस है फ्रॉम टोस टू हेड सूर्य नमस्कार। अच्छा, जो अनुभूति कर रही है, अब बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि जो यूथ इसकी तरफ अग्रसर हुआ है, इससे जुड़ना चाहता है और कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग, तो यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? क्योंकि योगा ऐसा माना जाता है जो बूढ़े लोग हैं वही करेंगे, चल नहीं सकते वही करेंगे, वही पार्क में जाके 2 बातें भी करते हैं और साथ साथ वो योग भी करना शुरू कर देते हैं, तो दोनों उनके काम हो जाते हैं। लेकिन यूथ जो है वो जिम्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है, उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है। लेकिन अब जो है, अब जो चलन में देख पा रहा हूँ वो ये है कि लोग जाते हैं और योगा इंस्ट्रक्टर की तलाश करते हैं और घर में वो क्लासेस शुरू कर देते हैं, या किसी जो योगा पीठ है उस टाइप के अब आश्रम में वो ज्वाइन करते हैं। अब जो है ये मिथ गलत सिद्ध हो गया है। पहले एक हमारी धारणा थी कि योगा सिर्फ ओल्ड एज के लिए है, बुजुर्ग लोग करेंगे और यंगस्टर जिम करेंगे। जब से इसमें जो योगा का जो योगा में फील्ड में एक चेंजेस आया है, डायनामिक योगा आया है, आपका पावर योगा आया है, यूथ फोकस कहाँ होगा, डायनामिक चीज़ों में।
अगर हम जिम जाते हैं, जिम में मशीनों देख के एकदम अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ अब क्या है, एकदम पावर योगा आ गई है, वेरिएशन लेके आ गए। योग पहले यूज समझता था कि सिर्फ बॉडी को तोड़ना मोड़ना योग है और इनहेलिंग एक्सहेलिंग, तो डेफिनेटली बोर होता है योग। बट आज इतने वेरिएशन आ चुकी हैं और योगा की इतनी फॉर्म निकल चुकी है, और आज ये एज ए करियर यूथ ले रहा है, बिकॉज इसमें पैसा भी अच्छा है। हमारे खुद के हम लोग कोर्सेज करवाते हैं, अनुभूति योग जो ट्रस्ट है अपने पिछले 5 साल से कोर्सेज करवा रहे हैं। और हमारे कोर्स कौन करेगा? यूथ करेगा एज ए करियर, और वो इंडिया तो बल्कि इंडिया से बाहर भी अलग देशों में काम कर रहे हैं। अनुभूति का जो अब मैं दृष्टिकोण जानना चाहूँगा, उसका विजन जानना चाहूँगा कि आगे आने वाले वर्षों में ये अपने आप को कहाँ देखता है, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं, कई से एग्रीशन भी है, और यहाँ के लोग बहुत जगह प्लेस हुए हैं, काम भी कर रहे हैं योग गुरु की तरह, आचार्य की तरह। तो ये जो है ये ऑनलाइन भी कोर्सेज है, पहली चीज़ मैं जानना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आगे के टाइम में क्या आप लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, दिल्ली से बाहर भी जाएंगे? ऑफ कोर्स, अभी लॉकडाउन के पीरियड में हम दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं, ऑनलाइन कहीं से भी हमारे सेशन हो रहे हैं। प्लस हम लोगों के पास निकल चुके हैं, हम दिल्ली से बाहर कहना चाहिए कि हमारे जो कोर्सेज के लिए बच्चे बाहर से आ रहे हैं करने के लिए, इंडिया के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं, हमारी क्लासेस अलग अलग कोनों से ले रहे हैं। प्लस जो हम लोग जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, दिल्ली में लगा रहे हैं कैंप। अब हमारा टारगेट है दिल्ली के आसपास के एरियो में निकलें और वहाँ कैंप लगाएं और यूथ को वहाँ से कवर करें, ताकि वो अपने इस फील्ड में करियर बना सके। और यूथ के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, और प्लस हम लोग ये भी सोच रहे हैं, अगर आप लोग की दुआ रहती है तो हम लोग एक ट्रस्ट है, हम आगे इसको एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं ऐसे, जहाँ मेडिसिन का यूज़ ना हो, क्योंकि आज लोग मेडिसिन से आदी हो चुके हैं। मेडिसिन से डिजीज़ का इलाज नहीं है, बीपी है पूरी ज़िंदगी खाते रहेंगे मेडिसिन, शुगर पूरी ज़िंदगी, पर योगा में 100% क्योर है। तो हम लोग ऐसा एक हॉस्पिटल बनाएं जिसे कहते हैं नेचर टू केयर, नेचर के पास आके, जिसमें योगा हो, आपका सुजोग हो, हिजामा हो और एक्यूप्रेशर हो, जो इट मीन्स की जो पुरानी हमारी पद्धति चिकित्सा पद्धति है विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट, वो सारी लेके आएँ और लोगों का भला करें इसमें। चलिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स लॉट फॉर टॉकिंग टू अस एंड इट्स वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो. So this was instructor Shafiq Ansar, and he elaborated on various aspects pertaining to yoga and how it should be a part of our life. And by then, on this particular moment, I sign off and catch you next week. Looking forward to catching you next week with a new personality. And by then, be good and take care.